एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो ये चैप्टर सच में बहुत छोटा है। अगर आप जेई नीट को टारगेट कर रहे हो तो चैप्टर बहुत बड़ा हो सकता है, पर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चैप्टर को बड़ा आसान है। पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये न्यूटन साहब ने दिया था, न्यूटन साहब ने, ठीक है। इसके पीछे सिंपल सी स्टोरी क्या है कि जब न्यूटन साहब की नई नई शादी हुई थी तो बीवी ने उनको मारा, तो वो उदास हो गए, रोने लगे और पेड़ के नीचे बैठ गए। तो पेड़ ने जब उनको भूखा देखा तो एक सेब गिराया, तो उनके मन में एकदम से आइडिया आया, ठीक है। सब प्यारे बच्चों, आप कहानी को समझना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि यूनिवर्स में अगर कहीं भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट, एक दूसरे को अपनी ओर बुलाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को बुलाएंगे। उसी अट्रैक्शन को बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये न्यूटन साहब ने बोला था। अब बोला गया मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसके बीच में डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स होगा बेटा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो m1 m2 के मल्टीप्लाई पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, है ना। तो फोर्स जो है m1 m2 पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा और फोर्स डिस्टेंस पर इनवर्सली डिपेंड करेगा। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, और डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, लेकिन फोर्स मास के डायरेक्टली है। डायरेक्टली का मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आपका कुछ ऐसा बनेगा, जी ऐसा बनेगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जी क्या है बेटा? तो जी यहां पर कांस्टेंट है, जी यहां पर कांस्टेंट है, और जी को बोला गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूजीसी बोला गया बेटा, यूजीसी। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और बोला गया है कि जी की फिक्स वैल्यू होगी, जी की वैल्यू रखी गई 6.67 10 की पावर -11 ऐसा यूनिट के अंदर। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा है एवरी टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो फोर्स है प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब उल्टा, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मास के डायरेक्टली और डिस्टेंस के इनवर्सली दोनों को कंबाइन करने पर कांस्टेंट आता है जी, और जी का नाम होता है बेटा यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब फटाफट इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, फूल है गुलाब का, आ जाओ। सो प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमारे एग्जाम के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा एग्जाम में आपके वही टॉपिक दिखाई देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? तो बेटा ये जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी, ये आप ग्रेविटी वर्ड से कंफ्यूज मत होना बेटा। ये जो ग्रेविटी है बेसिकली ग्रेविटेशन को ही हम ग्रेविटी कह रहे हैं, ठीक है ना। धरती पर, जब हम धरती पर रहते हैं, अर्थ पर ग्रेविटेशन को ही ग्रेविटी कह दिया जाता है। ये तो दोनों बिल्कुल सेम है। तो प्यारे बच्चों मान लो ये धरती है, धरती अर्थ, और हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं बेटा। अब एक बात को बहुत ध्यान समझना, ध्यान से, ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस पे हम अभी बैठे हुए खड़े हैं। हमने इस पेन को छोड़ा तो ये, अबे कहां चला गया? हाँ, इस पेन को छोड़ा बेटा तो ये पेन जमीन चाटने लगा। पहले इसने जीभ निकाला, फिर इसने जमीन चाटा। तो प्यारे बच्चों इसने जमीन को क्यों चाटा? क्योंकि जमीन ने, ध्यान दो, क्योंकि जमीन ने इसको खींचा। पेन को जैसे छोड़ा इसने जमीन चाटा, तो जमीन इसको खींचता है, धरती इसको खींचती है। तो धरती जिस एक्सेलरेशन से खींचती है उसको बोलते हैं हम जी। जी बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, जी इज इक्वल टू ए, और ए और जी सब एक्सेलरेशन होता है बेटा। और इस एक्सेलरेशन की फिक्स वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू होती है बेटा। इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात कहा गया है। अर्थ अट्रैक्ट ऑल बॉडीज विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, और इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा गया। लोगों ने सवाल उठाए, लोगों ने कहा भैया ये चीज आया कहां से, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कहां से? तो बहुत सारी सिंपल बातें बताई गई, और सबसे सिंपल बात यह है कि जी के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया था। जी के लिए फॉर्मूला बनाया गया था ऐसा कि कैपिटल जी कांस्टेंट इनटू में मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। ये है रेडियस बेटा, ये ना रेडियस होता है बेटा, अर्थ का रेडियस, तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो बेटा जब इसके अंदर हम जी की वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करते हैं, तब जाके सॉल्व होके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। अब तुम बोलोगे सर ये हमें करके दिखाओ। तो बेटा जो तुमने कपड़े पहने वो दर्जी ने सिलाए, तुमने नहीं सिलाए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि भैया कपड़े कैसे सिल रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमारे हाथ में क्या आ रहा है उससे हमें मतलब है। समझ पा रहे हो? हर जगह उंगली नहीं करना चाहिए, स्मेल करता है। क्या करता है? अरे यार तुम समझे नहीं क्या यार तुम भी। सो प्यारे बच्चों इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो
प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक आपके सामने है। यहां तक तो हमने समझ लिया, प्लीज ध्यान दीजिए। यहां तक तो हमारे लिए बच्चों का खेल था, जो मैंने आपको बताया कि स्मॉल जी के लिए फॉर्मूला बनाया गया। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन, कैपिटल जी मास ऑफ ये अर्थ है, प्लेनेट का मास होता है, और ये रेडियस होता है। लेकिन जब बाद में लोगों ने क्या देखा, बाद में लोगों ने देखा कि जब हम अर्थ के बाहर चले जाते हैं, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्यारे बच्चों। लेकिन लोगों ने क्या देखा, जब वो अर्थ के सरफेस से बहुत दूर चले जाते हैं तो जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अर्थ से बहुत दूर जाने पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब अर्थ जो है अब चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हम अर्थ के बहुत बाहर चले गए। इसका मतलब क्या है कि पहले ये 9.8 हो गया होगा, 7 हो गया होगा, 6 हो गया होगा, 4 3 2 1 करते करते क्या हो गया होगा, 0। यानी जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, और एक टाइम आता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 भी हो जाती है। यानी अर्थ के ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर लोगों ने दिमाग लगाया, लोगों ने गड्ढा खोदना स्टार्ट किया। जब लोगों ने गड्ढा खोद के अर्थ के अंदर जाने का प्रयास किया तो उनको पता लगा कि यहां पर जी की वैल्यू, यहां पर भी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, बताओ, कम हो जाती है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम गड्ढा खोद के अंदर जाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, पर नीचे भी एक्सेलरेशन कम हो गया, ऊपर भी एक्सेलरेशन कम हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसी टॉपिक को बोला गया वेरिएशन। इस टॉपिक का नाम रखा गया वेरिएशन इन जी। वेरिएशन मतलब बदलाव, जी में बदलाव आता है बेटा, और जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मेरे सुंदर बच्चों, अब बोला गया कि अगर हम किसी हाइट पर जाएंगे, अभी मैं इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करने वाला हूं बेटा, अभी इस फॉर्मूले की मैं डेरिवेशन करने वाला हूं, बेफिक्र रहो। बोला गया कि अगर हम किसी हाइट पर चले जाए तो ऐसे लिखा गया, जी के नीचे छोटा सा एच, जी एच। बेटा जी एच का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी की वैल्यू किसी हाइट पर, ग्रेविटी की वैल्यू किसी, तो उसका फॉर्मूला निकला ये है मेन फॉर्मूला बेटा। ये तुम बोलोगे सर मुझे दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी लिख के बताता हूं। देखो, अगर मैं आपको अभी लिख के दिखाता हूं, आपको दर्द नहीं होगा। मैं अगर मान लो ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस है आर, और मैं अर्थ से इतने एच हाइट पर हूं, एच हाइट पर, अगर अर्थ से मैं एच हाइट पर हूं, तो बोला गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होगा उसको बोलेंगे जी एच। जी एच का मतलब क्या है कि ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पर। कई लोगों को लगता है कि जी इंटू में एच, बेटा तेल लगा दूंगा सरसों का, ये जी इंटू में एच नहीं है बेटा, ये ऐसे लिखा हुआ है, जी के नीचे छोटा सा सिंबल एच, कि भैया मैं ग्रेविटी की वैल्यू हूं एक हाइट पर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आया, देखो बेटा, पहला फॉर्मूला निकल के आया जीएम आर प्लस एच का स्क्वायर। अब तुम बोलोगे ये क्या बात है, जीएम आर प्लस एच का स्क्वायर, मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, ये सब हम डेरिवेशन करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बेटा पहला फॉर्मूला ये आया, जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। लेकिन जब बोला गया हम नियर होंगे, नियर टू अर्थ, हम अर्थ के आसपास है, अर्थ से बहुत दूर नहीं है, अर्थ के आसपास है, यानी हमारे हाइट की वैल्यू कम है बेटा। हाइट की वैल्यू क्या है बेटा, कम। अगर हमारे हाइट की वैल्यू कम होगी तो हम सीधा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, G1 माइनस 2h बाई आर। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा, जब हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। और बोला गया कि किसी हाइट पर जाओगे तो उसको GH बोलेंगे, और GH के लिए दो फॉर्मूला है, एक तो G मास ऑफ अर्थ, रेडियस प्लस हाइट का स्क्वायर, या फिर G1 माइनस 2h बाई आर। तो प्यारे बच्चों, तो ये हमने समझा कि ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का या तो एक ये फॉर्मूला होता है या तो ये एक फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल किया जाता है, समझना बेटा, ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम नियर होते हैं, नियर टू द अर्थ। जब h की वैल्यू छोटी होती है बेटा, तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करते हैं, हर वक्त इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आसानी से क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है, ये याद रखना। तो प्यारे बच्चों, आप कह रहे हो कि सर बात तो समझ में आ गई, सर अब बताओ, आपने कहा था अगर हम गड्ढा खोदेंगे, अगर हम गड्ढा खोदेंगे तो क्या होगा। तो देखो, जब प्यारे बच्चों हम गड्ढा खोदते हैं तो बोलते हैं कि जी की वैल्यू हम डी पर निकाल रहे हैं, डी मतलब डेप्थ में। जी डेप्थ का फॉर्मूला आता है बेटा G1 माइनस डी बाई आर, जहां पर ये वाली जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, और ये वाले डिस्टेंस को बोलते हैं हम डेप्थ। डेप्थ मतलब गड्ढा, कितना गड्ढा खोदा है, तो डी का मतलब डेप्थ है प्यारे बच्चों। तो G1 माइनस डी बाई आर, इन दोनों का डेरिवेशन हमें करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन करा दूं ताकि आप समझ पाओ। जैसे मान लो किसी ने मुझे क्वेश्चन बोला कि भाई रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है, जो कि हर किसी बच्चे को पता होता है, और मुझे बोला कि मैं अर्थ के सरफेस से 8 किलोमीटर दूर हूं। कितना बेटा, अर्थ के सरफेस से 8 किलोमीटर दूर हूं, तो बता मुझे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी फील होगी। तो आप बोलोगे बेटा मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा GH, G1 माइनस 2h बाई आर। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, उसके पीछे रीजन ये है कि हम अर्थ से बिल्कुल पास है, 8 किलोमीटर ही दूर है। अब प्यारे बच्चों, GH मुझे निकालना है, और नॉर्मल जी की वैल्यू हर बंदा जानता है। नॉर्मल जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये जी सरफेस का होता है बेटा, सरफेस पे। जब हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं ना, तो ये नॉर्मल जी होता है, नॉर्मल जी होता है बेटा 9.8। 1 माइनस 2 इंटू एच, एच की वैल्यू बेटा 8 किलोमीटर, और रेडियस की वैल्यू है 6400 किलोमीटर।
अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सेम दिमाग लगाना है इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले कॉन्सेप्ट में कि जी का, इस वाले जी का क्या मतलब होता है, नॉर्मल 9.8, डी का मतलब डेप्थ, आर का मतलब रेडियस। अब प्यारे बच्चों इन दोनों फॉर्मूले की डेरिवेशन हमें करनी, तो दोनों फॉर्मूले की डेरिवेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है बेटा, बहुत ज्यादा आसान। कैसे? तो पहले हम बोलते हैं भैया हम हाइट से निकालेंगे, वेरिएशन विद हाइट, हम वेरिएशन विद हाइट निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो वेरिएशन विद हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दो। जैसे मान लो ये हमारे अर्थ का सरफेस है, तो यहां पर जी का फॉर्मूला होगा जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। लेकिन मान लो ये अर्थ है और अर्थ से मैं किसी एच हाइट पर हूं, एच हाइट पर, तो यहां पर जी का फॉर्मूला क्या होगा, जी मास आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब बच्चों को दिल में दर्द होगा कि सर ये आर प्लस एच कैसे हो गया। प्यारे बच्चों पहले सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ है, सेंटर से अगर हम बात करें तो, लेकिन जब हम ऊपर चले गए तो रेडियस के साथ क्या जुड़ गया बताओ, रेडियस के साथ हमारा हाइट भी जुड़ गया, तो जीएम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों मैंने इस फॉर्मूले का जस्टिफिकेशन आपको दे दिया, ये वाला फॉर्मूले का जस्टिफिकेशन मैंने आपको दे दिया, ये वाला कि हाइट वाले का एक फॉर्मूला ये होता है, इसका जस्टिफिकेशन मिल गया आपको कि आर प्लस एच क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हाइट एच ऊपर है हम लोग। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है तो उसके पीछे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए क्या किया जाता है मैं आपको समझा रहा हूं। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले इसको लिख देंगे हम जी एच, कि हम हाइट वाले का ये फॉर्मूला है, और ये हमारा नॉर्मल वाला जी है बेटा, ये सरफेस वाला जी है, जीएम बाई आर स्क्वायर। तो क्या किया जाता है बेटा, इसको इक्वेशन 1 बोल के और इसको इक्वेशन 2 बोल के दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइड। तो बेटा जैसे डिवाइड करेंगे ना हम, जैसे डिवाइड करेंगे जीएम से जीएम कट जाएगा, और जीएम से जीएम कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, जी एच एंड जी आर प्लस एच स्क्वायर आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जब जी एच बाई जी निकाला जाता है, जी एच बाई जी निकाला जाता है प्यारे बच्चों, जी एच बाई जी, तो आंसर पता है क्या आता है, आंसर आता है आर प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। कैसे? देखो ये आर प्लस एच, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ऐसा निकल के आता है बेटा आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर आपको यकीन न हो तो डिवाइड करके देख लेना, एक है आर प्लस एच का स्क्वायर और एक है आर का स्क्वायर, ये दोनों ऐसे आ जाएंगे। फिर प्यारे बच्चों यहां पर बायोनोमियल्स लगाया जाता है, बायोनोमियल सुना आप लोगों ने 11th क्लास में होता है, क्या बोलते हैं इसको, चैप्टर का नाम याद है, चैप्टर 8 बायोनोमियल्स। हाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाया जाता है यहाँ पे बेटा, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम लगाया, अरे यार क्या हो गया, बाइनोमियल थ्योरम लगाया जाता है बेटा, बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, ठीक है ना। यहां पर जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो बायो बैकग्राउंड से, उनको दर्द हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो, 1 प्लस एक्स की पावर n हो, प्यारे बच्चों समझना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो आंसर आता है 1 माइनस एन एक्स। तो बेटा ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, जब यहां पर हम मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉमन लेके मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो जी एच बाई जी का फॉर्मुला पता क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से, यह आ जाएगा 1 माइनस 2h बाई आर आ जाएगा बेटा। यहां पर हम कॉमन लेके बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा का पूरा ऐसा बन जाता है 1 माइनस 2h बाई आर। फिर मेरे प्यारे बच्चों इस जी को हम यहां भेज देते हैं, तो जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर हमारा बनके रेडी हो जाता है। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आता है बेटा, यानी कुछ नहीं किया हमने बस इन दोनों को आपस में क्या किया बेटा, डिवाइड करने के बाद ऐसा बन गया, उसके बाद बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, बाइनोमियल कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मुला होता है, उस फॉर्मुले को लगाने के बाद ऐसा आ जाएगा। तुम देखो जो मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से उनको दर्द होगा, तो बेटा दर्द को सह के इसको याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हमारे ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, और ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसके लिए हम फॉर्मुला क्या लगाते हैं, जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। और यहां पर एक चीज रखना बेटा, h की वैल्यू r से काफी कम होनी चाहिए, नियर टू अर्थ, नियर टू अर्थ, नियर टू अर्थ के लिए हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा। बात समझ में आ गई, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते। सो प्यारे बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं वेरिएशन विद डेप्थ, वेरिएशन विद डेप्थ की डेप्थ के साथ, यानी कि अर्थ के अंदर हम गड्ढा खोद देंगे, मान लो स्मॉल डी तक हमने खोद दिया और इसका रेडियस था r, रेडियस है r बेटा, और गड्ढा हमने d तक खोद दिया। तो यहां पर जो फॉर्मुला आता है जो हमने पीछे पढ़ा है कि जी ऑफ डेप्थ का फॉर्मुला होता है 1 माइनस, क्या था याद करो, 1 माइनस डी बाई आर और इनटू में नॉर्मल वाला जी, है ना। अब इस फॉर्मुले को हम कैसे ड्राइव करते हैं तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या दिमाग लगाया जाता है कि अगर नॉर्मल कोई सरफेस पे खड़ा है तो जी की वैल्यू होगी जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। लेकिन गड्ढा अगर खोद दिया बेटा, गड्ढा खोद के यहां तक आ गए, गड्ढा खोद के यहां आ गया, डी डिस्टेंस पे आ गया बेटा, तो हमारा अर्थ अब छोटा हो गया, क्योंकि हमने गड्ढा खोद के सारी मिट्टी निकाल दी, तो हमारा अर्थ क्या हो गया, छोटा। तो अगर अर्थ छोटा हो गया है तो अर्थ का रेडियस अब कितना बचेगा बताओ, ये बचेगा बेटा r माइनस डी। फील करो, फील, पहले r था, अब d हमने गड्ढा खोद के भगा दिया तो r माइनस डी। तो बोला गया यहां पर जी डेप्थ का फॉर्मुला होगा बेटा जी m डैश, मास को बोला गया m डैश, अब मास भी गायब है ना बेटा, तो मास को पहले m बोल रहे थे, बोलना पड़ेगा m डैश अपॉन में r माइनस d का होल स्क्वायर। फिर प्यारे बच्चों इसको इक्वेशन 1 मान के, इसको इक्वेशन 2 मान के आपस में हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय, या सॉरी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 बेटा, तो इनको डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, जी डी अपॉन में जी, इसको और इसको आपस में डिवाइड करें तो देखो जी से जी कट जाएगा बेटा, जी से जी कट जाएगा बेटा, तो ऊपर क्या बचेगा देखो m डैश r माइनस डी का होल स्क्वायर, और इनटू में पता क्या बचेगा r स्क्वायर बाई m। कैसे प्यारे बच्चों इसको डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड किया है तो m नीचे r स्क्वायर ऊपर चला गया। सो प्यारे बच्चों ये आएगा, आप देखो प्लीज डिवाइड करना, अभी मत बोलना मुझे डिवाइड करना भी नहीं आता बेटा, ठीक है ना। क्या अभी भी पैंट तुम मम्मी से पहनते हो, मम्मी पैंट नहीं पहनाती ना बेटा, तो वैसे ही बेटा अभी भी डिवीजन हम नहीं सिखा सकते क्योंकि हम थोड़े फास्ट वे में पढ़ रहे हैं, तो डिवीजन करके ऐसा आ जाएगा। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि हमें m डैश नहीं पता भैया कितना मास है अर्थ का, अब अर्थ का मास भी गायब हो गया है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि भैया ये छोटा अर्थ है हमारा, छोटा अर्थ, और ये हमारा बड़ा अर्थ है, तो ये छोटा अर्थ और बड़ा अर्थ
तो एक होता है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि छोटा सा लोहा हो या बड़ा सा लोहा हो, दोनों का डेंसिटी सेम होता है। चुल्लू भर पानी लो या एक मग्गा पानी लो, डेंसिटी दोनों का क्या होता है? सेम। तो यहाँ पर हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाने वाले, हम कहेंगे छोटे वाले का जो डेंसिटी होगा, सबको बता दो बेटा, डेंसिटी होता है मास अपन में वॉल्यूम होता है, मास अपन में वॉल्यूम। तो छोटे वाले का मास है m डैश और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब। जो छोटे वाले का वॉल्यूम है, सॉरी छोटे वाले का डेंसिटी है मास अपन में वॉल्यूम, मास अपन में वॉल्यूम, और बड़े वाले की डेंसिटी क्या होगी बेटा? m/4/3 पाई r क्यूब। नहीं पता बेटा, मास अपन में वॉल्यूम, ये बड़े वाले की वॉल्यूम है क्या बेटा? बड़े वाले का वो है डेंसिटी। अरे यार डेंसिटी का मतलब होता है मास अपन में वॉल्यूम, तो m डैश अपन में वॉल्यूम, मास अपन में वॉल्यूम। तो छोटे का डेंसिटी और ये बड़े का डेंसिटी, मास अपन में वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपन में, हम बोलेंगे दोनों का डेंसिटी तो सेम रहेगा, छोटा अर्थ हो या बड़ा अर्थ हो। तो यहाँ पर हम डेंसिटी कंजर्वेशन से हम क्या करते हैं बेटा? डेंसिटी आप चाहो तो लिख भी सकते हो ऊपर कि डेंसिटी इज कांस्टेंट, लिख सकते हो कि कॉन्सेप्ट में लगा रहे हैं कि डेंसिटी सेम रहती है। डेंसिटी अगर सेम रहेगी तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा बेटा, और यहां से हम m डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो m डैश की वैल्यू क्या आएगी? देखो m इंटू में r माइनस डी का क्यूब अपॉन में r क्यूब। कैसे बेटा? ये r माइनस डी का क्यूब उधर चला जाएगा, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे एक r क्यूब ऑलरेडी है। अब तुम कुछ भी नहीं करोगे बेटा, m डैश की वैल्यू यहां डाल दोगे, और जैसे ही m डैश की वैल्यू वहां पे डाल दोगे, आपका फॉर्मूला ड्राइव होकर आपके हाथ में आ जाएगा। तो बेटा फटाफट हम इसको लिखते हैं gd अपॉन में g, और हमारे पास है m डैश की वैल्यू है बेटा m r माइनस डी का क्यूब अपॉन में r क्यूब। बेटा अभी मैंने m डैश की वैल्यू डाली है, बस अभी सिर्फ m डैश की वैल्यू डाली है। फील करो, फील, ये पूरी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे डाली है वो सिर्फ m डैश की है। उसके बगल में r स्क्वायर बाई m भी है, तो यहाँ पर r स्क्वायर बाई m भी है, और m के नीचे r माइनस डी का स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर r माइनस डी का स्क्वायर भी है, r माइनस डी का स्क्वायर। बात समझ पाए बेटा? r स्क्वायर r माइनस डी का स्क्वायर m, r स्क्वायर r माइनस डी का स्क्वायर m, और m डैश की जगह पर ये पूरी इतनी बड़ी वैल्यू पुट करी। अब जादू जादू बेटा, r माइनस डी का स्क्वायर और क्यूब कट जाएगा, सिर्फ r माइनस डी बचेगा, r क्यूब से r स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ r बचेगा, तो यहाँ पर r बचेगा बेटा, और देखो m से m कट जाएगा, देखो m से m का काम भी हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों देखो gd अपॉन में g जो यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका r माइनस डी ऊपर, और नीचे बचा है एक r। फिर प्यारे बच्चों अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो gd अपॉन में g, अगर हम डिवाइड करते हैं r से r कट जाएगा 1, और ये बचेगा बेटा d माइनस r, d बाई r, सॉरी r से r कट जाएगा d बाई r। तो देखो अब इसको इधर भेज देंगे, तो gd इज इक्वल टू हो गया बेटा g 1 माइनस d बाई r। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हमने इस चैप्टर का एक और डेरिवेशन कर लिया जो काफी टफ होता है। क्या आपको बात समझ में आई कितना आसान है? ये बहुत ही सिंपल बेटा। स्टेप नंबर 1, नॉर्मल फार्मूला, ये डेप्थ वाला फार्मूला, दोनों को डिवाइड करो, m डैश निकालने के लिए डेंसिटी को सेम कर दो, m डैश निकलेगा, पुट करो, काट पीट करो, आंसर तुम्हारी जेब में। तो बेटा वेरिएशन का फार्मूला ये रहा बेटा। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा बता भाई मैं 10 किलोमीटर अंदर हूं, 10 किलोमीटर अंदर हूं, कितना होगा g की वैल्यू? तुम बोलोगे बेटा g ऑफ डेप्थ, g 1 माइनस 10 अपॉन में रेडियस 6400 किलोमीटर, और g की वैल्यू आपको पता ही होगा कितनी होती है भैया? g की वैल्यू 9.8। तो यहां से सॉल्व करके आंसर आपकी जेब में आ जाएगा बेटा, है ना? फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों अभी हमने ये जाना था कि जो g की वैल्यू होती है वो कम होती है, ऐसे कुछ ग्राफ समझा दो आपको। जैसे g है और ये, एक मिनट, जैसे ये g है और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब r, तो अगर हम सेंटर पर है, कहां पर है? सेंटर पे, तो g की वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है अर्थ के सेंटर पे। बोलो क्यों? जैसे हम ऊपर गए तो g की वैल्यू क्या हो गई थी? जीरो, वैसे नीचे आते आते g की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो सेंटर पर g की वैल्यू जीरो होती है। फिर सेंटर से हम ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे, देखो सेंटर पर जीरो है, सेंटर पे क्या बताओ? जीरो, और जब सेंटर से ऊपर जाएंगे तो कितना मिलेगा? 9.8, और उसके बाद दोबारा क्या हो जाएगा? जीरो। तो सेंटर पे जीरो, 9.8, जीरो, तो सेंटर पे जीरो, फिर 9.8, फिर जीरो, तो ग्राफ ऐसा बनता है बेटा। तो बेटा ये हम सेंटर पे है, बिल्कुल सेंटर पे, ये है सेंटर, ये है सेंटर, और ये वाला जो वैल्यू है मैक्सिमम कहां पर है? सरफेस, और ये वाला क्या है? हाइट पे, अगर हम किसी हाइट पर है तो। अब मेरे सुंदर बच्चों यहां पर एक छोटी सी बात कि जैसे हमारे जी की वैल्यू ऊपर और नीचे कम होता है, वैसे जी की वैल्यू अर्थ के शेप पे डिपेंड करता है। शेप देखो, अर्थ को ना जियोइड शेप का मानते हैं, जियोइड मतलब थोड़ा अंडाकार मानते हैं। तो अंडाकार में क्या, अगर इसको मैं सेंटर मानूं, समझना अर्थ का शेप ऐसा माना गया है, तो जो इंसान यहां रहता होगा उसके लिए आर की वैल्यू ज्यादा है बेटा। और जी का फॉर्मूला क्या था याद करो? जी का फॉर्मूला था जी एम बाई आर स्क्वायर। तो बेटा इसको बोलते हैं इक्वेटर, जितना मुझे याद है इक्वेटर बोलते हैं इसको, इसे इक्वेटर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पोल। तो जो बंदा इक्वेटर पे रहता है उसके लिए आर की वैल्यू ज्यादा होती है और जी की वैल्यू कम होती है बेटा। तो शेप की वजह से भी अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेविटी की वैल्यू फील होती है। और जो बंदा यहाँ रहता है पोल पे, तो पोल पे आर की वैल्यू कम है तो जी क्या होगा बेटा? ज्यादा। तो पोल पे ना जी की वैल्यू ज्यादा फील होती है। इवन क्या होता है कई बार अर्थ के रोटेशन की वजह से भी, हमारे सिलेबस में नहीं है पर बता रहा हूं, रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू चेंज होती है। अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू चेंज होती है। तो जी की वैल्यू हाइट पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे डिपेंड करता है, रोटेशन पे डिपेंड करता है, और शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों प्लीज़ अपने स्कूल का नाम कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके स्कूल के नाम को जान के वहाँ का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल का पेपर निकलवा के उन्हीं क्वेश्चंस को करवाऊंगा अपने वीडियो सीरीज़ में। मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, तो उन क्वेश्चन को कराऊंगा, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। अपना नाम और आपका स्कूल का नाम बता दो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन कराऊँ तो। लव यू ऑल, टेक केयर, और वीडियो को यार लाइक कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दो प्लीज़, और कमेंट भी करके जाना। सो मित्रों एक छोटी बात और आपको बता दूं,
एक होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे होता है ना कि एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है अट्रैक्ट करने के लिए, वैसे अर्थ इस पेन को खींच रही है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ के अंदर से क्या निकल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो इस पेन को अट्रैक्ट कर रही है, पेन को खींच रही है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी शक्ति से खींच रहा है, कितनी ताकत से खींच रहा है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी मतलब ताकत क्या है, तो कितनी ताकत से खींचता है बताओ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो स्मॉल जी को ही हम बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर आपसे कोई बोले कि मुझे इंटेंसिटी निकालना है, तो आप बोलना भैया देखो इंटेंसिटी को मैं ई बोल रहा हूं, पर फॉर्मुला वही रहेगा जी एम बाई आर स्क्वायर। तो बेटा ई का मतलब क्या है, इंटेंसिटी, पर एक्चुअली में किसका फॉर्मुला याद करो, जी का फॉर्मुला है ना। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये 2 किलो का बंदा है और मुझे डिस्टेंस आर पर इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या आंसर आएगा बताओ, ई इज इक्वल टू जी 2/r स्क्वायर, आंसर आपकी जेब में। ठीक है बेटा, और ये भी कैसे होगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होगा, तब भी काम चल जाएगा। कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं न्यूटन पर केजी, क्या लिखते हैं बेटा, न्यूटन पर केजी, ये भी सही है। इंटेंसिटी की 2 यूनिट होती है बेटा, इंटेंसिटी की 1 यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जैसा होता है, और इसको न्यूटन पर केजी भी कहते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट है ये न्यूटन पर केजी, अगर आपको याद हो तो। अरे एक्सेलरेशन को न्यूटन पर केजी कहते हैं, तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी पढ़ लिया हमने। अब मेरे लाडलो और लाडलियो, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये क्या होता है ना, अच्छा एक बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो, एक डेरिवेशन कराऊंगा बहुत गजब, उस डेरिवेशन से हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले, 4 टॉपिक, एक डेरिवेशन और 4 डेरिवेशन खत्म। डेरिवेशन क्या है कि मान लो कोई प्लेनेट है, प्लेनेट, और इस प्लेनेट, ये प्लेनेट है और यहाँ कहीं दूर बहुत दूर, मान लो इन्फानाइट पर, कहां पर, इन्फानाइट पर कोई मास है m0, कोई मास है m0, और यह है कोई प्लेनेट जिसका मास है कैपिटल M। अब हम चाहते हैं कि इसको हम इधर लेके आ जाए, इधर लेके आ जाए, हम लेके आए लेकिन आराम आराम से, कैसे लेके आए, आराम आराम से। बोलो अब मेरी बात सुनो, ये जो प्लेनेट है इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, अट्रैक्ट, जो प्लेनेट है इसको खींचेगा, अट्रैक्शन देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक बॉडी और दूसरे बॉडी में होता है अट्रैक्शन, क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये इसको खींचेगा, ऐसे खींचेगा। हम चाहते हैं कि हम इसको आराम से लेके आए, क्या लेके आए, आराम से लेके आए, तो हमें यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नहीं समझे मेरी बात को, हमें यहाँ पर इसको लेके आने में वर्क करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर वर्क करते हैं, वर्क, तो वर्क का फॉर्मुला होता है किसी भी रैंडम डिस्टेंस, मान लो x डिस्टेंस पे अगर डिस्प्लेसमेंट है dx, बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है dx, तो हमें वर्क करना पता है कितना पड़ता है, f इंटू dx का इंटीग्रेशन, ये चैप्टर 6 में मैंने पढ़ाया आपको, वर्क इज इक्वल टू f इंटू dx का इंटीग्रेशन। अब मेरे सुंदर बच्चों, अब मेरे नालायक बच्चों, यहाँ पर अगर मैं वर्क निकालना चाहूंगा तो फोर्स की वैल्यू पता है क्या होती है, फोर्स की वैल्यू याद करो, अभी हमने पढ़ा है g मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, mo का मतलब है ऑब्जेक्ट, अपॉन में डिस्टेंस है x और डिस्प्लेसमेंट क्या है dx, तो फोर्स इंटू dx, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने x लिया है, तो जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, जी m m0 बाई x स्क्वायर। अब मुझे मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है प्यारे बच्चों, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना, अब बहुत सारे बच्चों को दर्द होगा, इधर उधर हर जगह दर्द होगा, देखो, तो जी m m0 यहां रहेगा। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं, प्यारे बच्चा रखना कि 1/x स्क्वायर इंटू dx का आंसर -1/x होता है। क्या होता है बेटा आंसर, -1/x, तो हम माइनस बाहर लिख लेंगे और यहां लिख देंगे 1/x, तो -1/x आंसर आता है इसका इंटीग्रेशन करने के बाद। अब तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता भाई, अभी तो हम फटाफट बस चैप्टर को कैप्चर करना चाहते हैं। तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, देखो -g m m0, और देखो यहाँ पर लिमिट, ये हम कहां से कहां तक लेके आना चाहते हैं, तो इसको हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं बेटा, इनिशियल है इनफाइनाइट, तो इनिशियल लिमिट है बेटा इनफाइनाइट, और लेके कहां तक आना चाहते हैं, किसी डिस्टेंस r तक लाना चाहते हैं, इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस r तक हम चाहते हैं कि यहां तक लेके आ जाए, इसके सरफेस तक ले आए, कहीं ले आए, तो इनफाइनाइट से हम किसी डिस्टेंस r तक लाना चाहते हैं। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं बेटा, एक बार x की जगह पर r आएगा और एक बार x की जगह पर इनफाइनाइट आएगा प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमने वर्क डन का फॉर्मुला निकाला बेटा, वर्क डन का फॉर्मुला आ गया -g m m0 बाई r, -g m m0 बाई r, क्यों, इनफाइनाइट वाली चीजें गायब हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये वर्क डन है बेटा, वर्क डन। अब एक छोटी छोटी बात को समझना, इसी वर्क को हम एनर्जी बोलते हैं, क्या बेटा, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी। क्या नाम है बेटा इसी वर्क डन को, ग्रेविटेशनल एनर्जी। हम वर्क एनर्जी में पढ़ के आए हैं, हम वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि बेटा जो वर्क होता है वही होता है एनर्जी। एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, जब आप वर्क करते हैं तो उसी को आप एनर्जी कहते थे, तो इसी को बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से, अगर मैं इसी वर्क के फॉर्मूले को मास ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दूं, इसी वर्क के फॉर्मूले को मास ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दूं, तो इसी को बोला गया पोटेंशियल। क्या बोला गया बेटा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, जितना भी वर्क किया है उस वर्क को किससे डिवाइड कर दो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो बताओ बेटा पोटेंशियल का, पोटेंशियल के लिए सिंबल रखा गया है v, तो v इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल। तो बताओ वर्क कितना किया, वर्क हमने किया g m m0 बाई r, और डिवाइड किससे करना है, m0 से डिवाइड करना है, तो यहां से m0 कट जाएगा, m0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बेटा यहां पर हमने 2 डेरिवेशन किया, पहला डेरिवेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल एनर्जी भी बताऊंगा, और इसको क्या बोलेंगे बताओ, पोटेंशियल। तो 2 डेरिवेशन हमने एक साथ किया। तो प्यारे बच्चों 2 तीर से 1 निशाना नहीं, 1 तीर से 2 निशाना। ध्यान दो, पहला टॉपिक है व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v, तो बोला गया है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस r। यूनिट मास का मतलब समझते बेटा, यूनिट मास का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। क्या मतलब होता है इसका, डिवाइड करना। देखो पोटेंशियल हमने कैसे किया, तो हमने बोला कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल। तो बेटा यहां पर जब हमने पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया, वर्क डन पर यूनिट मास, तो आंसर क्या है बताओ, आंसर क्या है बताओ, -g m बाई r, -g m बाई r।
तो बेटा ये माइनस जी एम बाई आर को बोलते हैं पोटेंशियल। ये होता क्या है बेटा, वर्क डन पर यूनिट मास, जब हम वर्क डन कितना कर रहे हैं पर यूनिट मास के लिए। फिर अगला अगला टॉपिक होता है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे, ध्यान समझना, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू मासेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब देखिए दो मासेस के बीच में, देखिए दो मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन है, दो मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो आता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम नॉट बाई आर। तो वही लिखा है बेटा, जी एम एम बाई आर। यानी मान लो कोई भी दो मास है, एक मास ये है एम और एक मास है एम नॉट, और उनके बीच में डिस्टेंस है आर, तो यहां पर जो वर्क डन है उसी को बोलते हैं बेटा पोटेंशियल, यू। वर्क डन को यू बोला गया, यू मतलब एनर्जी, इसी वर्क डन को यू बोला गया, और फॉर्मूला क्या आता है, माइनस जी एम स्मॉल एम 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 नॉट बाई आर। बेटा ये दो टॉपिक हमने पढ़ा, डेरिवेशन भी कर लिया, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको ऐसे डेरिवेशन करना है, याद रहेगा। अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज पोटेंशियल, तो आप बोलोगे वर्क डन पर यूनिट मास इज कॉल्ड पोटेंशियल। और वर्क डन आपको पता है कैसे निकालते हैं, फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, सुन लो, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, कि अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू चेंज होती है। तो मन में रखना अपना, जैसे हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो जी की वैल्यू चेंज होगी, और शेप पर भी डिपेंड करता है। सारी बातें मैं बाद में करूंगा एक बार, ठीक है, लास्ट में और भी बातें हम करेंगे। सो फिलहाल अभी हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लो मेरे सुंदर बच्चों, सुनना ध्यान से, मान लो मेरे सुंदर बच्चों ये अर्थ है, और फरीन ने कोई शैतानी करी, हाँ फरीन बोलता हूं ना मैं आपको, सॉरी आफरीन, आफरीन ने कोई शैतानी करी, मैंने आफरीन को उठा के ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया, और आफरीन अर्थ के बाहर चली गई, अर्थ के बाहर चली गई, तो मैंने आफरीन को दिया है एस्केप वेलोसिटी। क्या दिया है, एस्केप वेलोसिटी, तभी आफरीन बाहर चली गई। मतलब आफरीन को मैंने इतना तेज फेंक दिया कि सीधा अर्थ के बाहर, जन्नत में। चलो, तो यहां पर क्या है बेटा, कि मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू लीव अर्थ विदाउट रिटर्निंग, कितना स्पीड हम उसको दे कि भैया वो अर्थ को छोड़ के भाग जाए। तो बेटा ये जो एस्केप वेलोसिटी होता है इसको बोलते हैं VESC, या फिर एस्केप ऐसे बोलते हैं, वी एस्केप, या फिर इसको कई बार VE बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, VE। इसका फॉर्मूला होता है 2GR, या फिर 2 मास अर्थ। यहां पर ये मास किसका होता है बेटा, अर्थ का मास होता है बेटा, अर्थ का मास, याद रहेगा। और जी की वैल्यू सबको पता है 9.8 होता है। अब प्यारे बच्चों इसकी डेरिवेशन कैसे की जाती है, तो इसकी डेरिवेशन के लिए मैं दोबारा अपने इस फॉर्मूले पे आऊंगा बेटा, दोबारा मैं इस फॉर्मूले पे आऊंगा। इस बार क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, इस बार हमें सुनना ध्यान से, इस बार भी हमें वही करना पड़ेगा। अगर मुझे आफरीन को ऊपर फेंकना है, क्या बोला मैंने, आफरीन को ऊपर फेंकना है, तो दोबारा मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। अब वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आफरीन को ऊपर फेंकना है। अब मेरे सुंदर बच्चों, बस दोनों में क्या फर्क होगा, पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार हम अर्थ की तरफ आ रहे थे, और इस बार क्या हो रहा है बताओ, इस बार हम अर्थ से जा रहे हैं, इस बार हम अर्थ से बाहर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, बाहर जाने का मतलब उल्टा काम करेगा, उल्टा। तो इस पूरे डेरिवेशन में बस यहां पर आपको एक माइनस का साइन लगाना है बेटा, इस पूरे डेरिवेशन में आपको यहां पर एक माइनस का साइन लगाना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने पहले जो डेरिवेशन किया वो अलग था, अभी डेरिवेशन हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी का। किसका हो जाएगा बेटा, ये एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन। प्यारे बच्चों ये एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन होने वाला है। तो एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बस यहां पर एक माइनस लगाते चलते हैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस भी क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा। तो इतना वर्क डन मुझे, ये हमारी ऑब्जेक्ट आफरीन एज अ ऑब्जेक्ट, आफरीन ऑब्जेक्ट नहीं एज अ ऑब्जेक्ट, तो आफरीन एज अ ऑब्जेक्ट है। अब आफरीन को मैंने फेंका है, तो फेंकने में इतना वर्क किया बेटा, मैंने क्या किया, इतना वर्क। अच्छा अब लॉजिकली बताना बेटा, अब लॉजिकली मैं डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहा हूं। अभी हमारा इस टॉपिक का स्टार्ट हुआ डेरिवेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। अब बेटा जो भी मैंने वर्क डन किया वो आया है जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में आर स्क्वायर। अब इस वर्क डन की वजह से ही मैंने वर्क किया, तो वर्क डन की वजह से ही आफरीन के अंदर क्या आ गया, वेलोसिटी। क्या आ गया, वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे देखो भैया इस वर्क डन की वजह से ही आफरीन के अंदर वेलोसिटी आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो इस वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख देंगे, और बगल में रहेगा जी एम एम नॉट बाई आर स्क्वायर। अच्छा ये वर्क डन जो है, ये वर्क डन, इसमें जो वेलोसिटी है वो आफरीन की है बेटा, तो यहाँ पर मास भी आफरीन का आएगा, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा, और यहाँ से 2 वहां चला जाएगा, 2 तो 2 वहां चला जाएगा 2gm बाई आर स्क्वायर, और ये v का स्क्वायर है तो रूट यहाँ लग जाएगा, ये वाला जो 2 है यहाँ चला जाएगा, और v का स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने इसको डेरिवेशन कर लिया, कहाँ गया, कहाँ गया, ढूंढो इसे, अभी तो सर्दी का मौसम भी नहीं है, फिर कहाँ गया, ध्यान दो प्लीज। सो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा था मैं, ये डेरिवेशन बेटा हमने कर लिया, और यही इसका डेरिवेशन होता है। बाद में लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन डेरिवेशन यहीं तक है, मेन डेरिवेशन यहीं तक है। आप फिर इसको बाद में ऐसे इसको बोल देना, आप उसको बोल देना जो एग्जामिनर भाई साहब है, अरे यार कहाँ गया डेरिवेशन, क्या यार, जो एग्जामिनर भाई साहब है उसको पता क्या बोल देना, भैया इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2gr, तो बेटा इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। आप प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, मेरे लाल पीलो कालो, ध्यान दो बेटा, मैं रेसिज्म नहीं हूं, अगर मैं काला बोल रहा हूं तो प्यार से बोल रहा हूं, नहीं समझ रही बात को भाई, मैं खुद काला हूं, मेरे बाल काले हैं, ब्लैक इज ब्यूटी। मैं तो चाहता था बचपन से कि मेरे को ऐसी लड़की से ब्याह हो जो भूत वाली फील दे, कि लाइट बंद हो तो मुझे दिखे भी ना, ऐसा हो कि मजा आए। कर रहा हूं, ध्यान दो। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये क्या होता है बेटा, देखिए आप सब बचपन से जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि भैया कि ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ कुछ घूम रहा होता है सिग्नल देने के लिए। अर्थ के चारों तरफ जो घूमता है ना बेटा उसको सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहीं पर हम सैटेलाइट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूमता है। सैटेलाइट 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक जो इंसान ने बनाया है, इंसान ने क्या बनाया, सैटेलाइट, और एक नेचुरल भी होता है जैसे मून। चांद को हम सैटेलाइट बोलते हैं साइंस की भाषा में, क्यों, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, चांद।
मैं अर्थ हूं तो मेरे चारों तरफ चांद घूम रहा है, तो मैं चांद को सैटेलाइट कहता हूं साइंस की भाषा में। और मान लो अर्थ है, अर्थ के बाहर लोहे की एक चीज घूम रही है, तो लोहे की चीज को भी हम सैटेलाइट बोलेंगे। और अर्थ के बाहर मान लो कुछ भी घूमे, एक घोड़ा घूम रहा है, घोड़ा दुकुर 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 दुकुर, तो उस घोड़े को भी हम सैटेलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सैटेलाइट। ठीक है, तो बेटा अर्थ के बाहर जो भी घूमेगा उसको सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट दो प्रकार की होती है, मैन मेड एंड नेचुरल। नेचुरल का एग्जांपल क्या है? मून। और आर्टिफिशियल, देखो नेचुरल का एग्जांपल है मून, और आर्टिफिशियल का एग्जांपल है स्पुतनिक। स्पुतनिक सैटेलाइट रशियन सैटेलाइट है बेटा, स्पुतनिक सैटेलाइट। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, तो यार आपको सैटेलाइट भी पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। अब बेटा जब सैटेलाइट घूमता है ना, तो घूमने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का कांसेप्ट आता है कि अगर ये घूम रहा है, ठीक है, तो देखो द कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट की कांस्टेंट स्पीड टू रिमेन इन ऑर्बिट, जिसकी वजह से वो ऑर्बिट में रहेगा। तो इस स्पीड को कैसे डेरिवेशन करते हैं? डेरिवेशन, इसका फार्मूला ये रहा है, वेलोसिटी का फार्मूला, इसको vo बोलते हैं, v ऑर्बिटल। इसका आंसर आता है g इंटू में r, बस g इंटू में r आता है इसको सॉल्व करने पे। पर आप यही तक लिखेंगे, यही इसका मेन डेरिवेशन है। क्या बेटा? ये मेन डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन को कैसे करते हैं देखो, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन करते हैं फटाफट। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन करते हैं, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो प्यारे बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन के लिए क्या दिमाग लगाते हैं? कहते हैं देखो ये अर्थ है, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, ये r है और हाइट है h, तो इसको बोलेंगे r प्लस h। नहीं समझे बेटा? ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट। ये अर्थ का रेडियस r और हाइट कितनी है ऊपर h, तो डिस्टेंस है r प्लस h। यानी कि ये है बेटा ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है बेटा, जिस ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट घूमता है। यहां तक का डिस्टेंस r और यहां तक का h, तो r प्लस h हो गया टोटल डिस्टेंस। तो बेटा अगर कोई चीज सर्कल में घूमे, कोई चीज सर्कल में घूमे, तो वहां पर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता क्या होता है? mv स्क्वायर r बेटा, m v ऑर्बिटल का स्क्वायर, mv स्क्वायर r है यहां पर बेटा r प्लस h। तो बेटा ये होता है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस। अब बेटा ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये किसकी वजह से आ रहा है? अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से। तो यहां पर फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन होगा वो gm मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। बेटा देखो ये है gm1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको fg लिख देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा। तो हम ये बोलते हैं बेटा, ध्यान समझना कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो घूम रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से घूम रहा है, यानी ये जो फोर्स है और ये फोर्स आपस में इक्वल होंगे। ये वाला फोर्स हमने लिखा है सर्कुलर मोशन की वजह से, सर्कुलर मोशन इस फोर्स की वजह से, और यहां पर भी जो सर्कल बन रहा है, जो अट्रैक्शन है इस फोर्स की वजह से, तो दोनों फोर्स को आपस में इक्वल रख देंगे। तो इक्वल रखने पर क्या होगा? ये वाला जो टॉपिक है m v स्क्वायर r प्लस h, वो बराबर हो जाएगा g मास, ये बेटा ऑब्जेक्ट हमारा, ये ना ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट मतलब सैटेलाइट। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी r प्लस h, और ये हो जाएगा g मास ऑफ ऑब्जेक्ट r प्लस h का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां से एक कट जाएगा, m0 से m0 कट जाएगा, तो बताओ v ऑफ स्क्वायर, v का स्क्वायर कितना आ गया? यानी v कितना आ गया? रूट लग जाएगा उधर, gm बाई r प्लस h। तो बेटा ये डेरिवेशन हमने किया ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन, बहुत सिंपल है। एक जगह सेंट्रीपिटल फोर्स, एक जगह ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों को इक्वल रखा, बस डिस्टेंस r प्लस h है। तो बेटा सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन में r, और इसका फॉर्मूला होता है gm1 m2 बाई r का स्क्वायर। तो यहां से हमने बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाला। और आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं सिर्फ इसको ऐसे भी लिखा जाता है, g इंटू में r। जब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जो स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, जब भी कोई स्पेशल फॉर्मूला हो तो समझ लो वो अर्थ के लिए होता है, नियर द अर्थ, अर्थ के सरफेस के पास। तो फाइनली बेटा हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा, उसका डेरिवेशन पढ़ा, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ा, उसका डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों पढ़ लिया। अब मेरे सुंदर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, अब एक बार नोट कर लो। चलो प्यारे बच्चों, अब देखिए रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ध्यान दो, जो एस्केप वेलोसिटी होता है, एस्केप वो होता है √2gr, और ऑर्बिटल मैंने क्या बताया बेटा आपको? √gr। तो दोनों में √2 का फर्क है। तो एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑर्बिटल, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप इज √2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल। ये रिलेशन होता है बेटा, क्योंकि √2 का फर्क होता है यहाँ पे। अब प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं, सैटेलाइट हम पढ़ ही रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब इनकी डेरिवेशन बेटा, इनकी डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है? इनकी डेरिवेशन के लिए आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल होता है। देखिए एक होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब ये फॉर्मूला तुम एक जगह अब एनसीईआरटी से मैच करके वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है? तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा gm स्मॉल m, जहां पर ये वाला मास किसका होगा बताओ? प्लेनेट का, और स्मॉल m ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब सैटेलाइट, अरे स्मॉल m सैटेलाइट है बेटा, सैटेलाइट। तो gmm बाई 2 r प्लस h, h का मतलब हाइट, तो इसका बोलते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। और बेटा ये होता है हमारा पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है बेटा माइनस gmm बाई r प्लस h, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम होते हैं, बस पोटेंशियल, इसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल। ये पोटेंशियल है बेटा, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, ये बेटा काइनेटिक है, ठीक है? तो ये पोटेंशियल, सॉरी ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों में बस नेगेटिव का फर्क होता है बेटा, ध्यान रहेगा। और प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं टोटल। तो बेटा सैटेलाइट की देखो, अब सिंपल सी बात है, सैटेलाइट घूमेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। ई का मतलब बेटा यहाँ पर k प्लस यू, दोनों को ऐड करेंगे टोटल एनर्जी मिलेगा। तो देखो यहाँ पर गजब की बात देखो, यहाँ पर काइनेटिक के अंदर 2 आता है, दिख रहा आप लोगों को? काइनेटिक के अंदर 2 आता है, पोटेंशियल में 2 नहीं आता। फिर टोटल में क्या आता है? फील करो, काइनेटिक में 2 आता है, पोटेंशियल में 2 नहीं आता है, टोटल में क्या आता है? 2 आता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखने बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं फॉर्मूला। सैटेलाइट पता है जी, घूमता है जी, 2 तरह के होते हैं, हाँ जी पता है जी, मैन मेड और आर्टिफिशियल। मैन मेड मतलब सॉरी, मैन मेड एंड नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल का स्पुतनिक, स्पुतनिक वी,
आप और भी सर्च मार सकते हैं कि आर्टिफिशियल कौन कौन सा होता है। फिर आपको मैंने बताया नेचुरल क्या है, चांद। फिर आपको मैंने ऑर्बिटल स्पीड पढ़ाया, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के बारे में बताया। अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक होता है केपलर्स लॉ, तो केपलर्स लॉ करेंगे हम अभी। सो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जो मुख्य और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो केपलर्स लॉ है। अब इसके बारे में आपको बता दूं, पहले के टाइम पर ना केपलर्स लॉ का प्रूफ पूछते थे, आज से 5 साल 6 साल पहले। अब कोई भी इसका प्रूफ नहीं पूछता। इस एग्जाम में आएगा 3 टॉपिक 4 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि ग्रेविटी की वैल्यू ऊपर का डेरिवेशन करो और उसके ऊपर न्यूमेरिकल, ग्रेविटी की वैल्यू नीचे की डेरिवेशन करो उसका न्यूमेरिकल, या फिर आएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर एस्केप वेलोसिटी। 4 टॉपिक इस बस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फिर भी हम केपलर्स लॉ को एक बार समझ लेते हैं। तो केपलर साहब ने 3 लॉ दिए थे अपने। पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है कि देखो, ये ना जो हमारा सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल होगा। उन्होंने क्या बोला? इलिप्टिकल, अंडाकार, एलिप्स की तरह होगा। और उसके अंदर सन या तो यहां पर होगा या तो सन यहां पर होगा। इसका नाम रखा फोकाई। ये F1 और F2, सन दोनों में से एक पोजीशन पर होगा। उनका कहना था कि एलिप्स के अंदर 2 फोकाई होंगे। क्या होंगे? फोकाई, F1 F2, और सन जो है कहीं एक जगह पर होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो सन है, हमारा सन यहां पे रहता है, सूरज। तो यही है फर्स्ट लॉ कि प्लेनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सन के अराउंड जो प्लेनेट है, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ घूमेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है ना, विद द सन एट वन फोकस। और सन जो है एक फोकस पे होगा, या तो यहां पर या तो यहां पर। तो सन को हम यहां मानते हैं बेटा, हमेशा याद रखना। किसी का मन करे नहीं भाई मैं तो सन को यहां मानूंगा, तो मान ले भाई तेरा सन ये रहा और अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा है। फिर लॉ ऑफ एरिया क्या होता है बेटा, समझिएगा। जैसे कि मैं पहले ठीक कर लूं, मेरे को यहां पे सूरज अच्छा लगता है बेटा, मुझे सन यहां पसंद है। तो लॉज ऑफ एरिया क्या होता है कि देखो, अगर हम मान लो ये हमारा अर्थ है, प्लीज ध्यान देना, यहां पर दर्द हो सकता है बेटा। अगर यहां पर ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, और इसको लाइन ज्वाइन कर रहा हूं मैं यहां से, फिर अर्थ ना घूम के यहां चला गया, फिर मैंने यहां से लाइन ज्वाइन किया, समझ रहे हो? तो अर्थ की पोजीशन यहां से देखी, अर्थ की पोजीशन यहां से देखी, तो यहां पर कुछ एरिया कवर हुआ है, यहां पर कुछ एरिया कवर हुआ है। मान लो टाइम है टी, टाइम है टी, और एरिया कवर हुआ है, एरिया कुछ कवर हुआ है, एरिया है मान लो ए। तो मान लो अगली बार, सुन लो, अगली बार जो है, अगली बार हमारा अर्थ यहां पर है, अगली बार अर्थ यहां पर है, और टी टाइम बाद, टी टाइम के बाद यहां पहुंच गया अर्थ, तो यहां भी कुछ एरिया कवर हुआ होगा ना, एरिया कवर। तो यहां भी एरिया ए ही होगा। यानी टी टाइम में अगर एरिया ए है, तो यहां भी टी टाइम में एरिया क्या होगा? ए। तो एरिया सेम रहता है। द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वैप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। इक्वल एरिया इक्वल टाइम में कवर होगा। इनका ये कहने का मतलब है कि द लाइन जॉइनिंग, समझ रहे हो, द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। और ये तो मैं, ये प्लैनेट मूव फास्टर नियर सन, ये तो हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा बेटा, कि जो यहां पर प्लैनेट है ना, प्लैनेट ध्यान रखना, यहां प्लैनेट थोड़ा फास्ट चलता है। जब सूरज के पास आता है तो प्लैनेट जल ना जाए, हमारा अर्थ जल ना जाए, इसलिए अर्थ यहां पर फास्ट चलता है बेटा, और यहां पर अर्थ स्लो होता है, ये रखना, ठीक है ना। तो यहां पर भले ही फास्ट है और यहां पर भले ही स्लो है, पर दोनों का एरिया सेम रहता है बेटा। और बेटा लास्ट इन्होंने लॉ दिया, लास्ट लॉ को बोलते हैं बेटा हम लॉ ऑफ पीरियड। ये लॉ पीरियड क्या होता है? लॉ पीरियड कहते हैं, देखो, टाइम ऑफ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ क्यूब। रेडियस मतलब डिस्टेंस। क्या मतलब है बता रहा हूं, देखो समझना, कि समझना ध्यान से। जैसे मान लो यहां से लेके मैं कहता हूं सेमी मेजर एक्सिस होती है एक, चलो फिलहाल तुम्हें समझाने के लिए, मान लो ये डिस्टेंस है r, क्योंकि तुम एलिप्स के बारे में जानते नहीं होंगे। एक होता है माइनर एक्सिस, एक होता है मेजर एक्सिस, फिर सेमी माइनर, सेमी मेजर, ये सब कॉन्सेप्ट होता है। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई डिस्टेंस है r, सेमी मेजर एक्सिस डिस्टेंस है r। तो बोला है कि कितना टाइम लगेगा, सुनना ध्यान से, इस प्लेनेट को, ये तो प्लेनेट है, इसको घूमने में कितना टाइम लगेगा? घूमने में मतलब घूम के वापस आने में, एक चक्कर लगाने में, किसी प्लेनेट को एक जगह से घूम के दोबारा उसी जगह पर आने में जो टाइम लगेगा, टाइम का स्क्वायर रेडियस के क्यूब पर डिपेंड करता है। क्या मतलब है? अगर किसी का रेडियस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा? यहां से घूम के यहीं पर आना। टाइम पीरियड का मतलब होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है बेटा वन साइकिल। टाइम पीरियड का मतलब होता है वन साइकिल, वन साइकिल। तो लिखा है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, यानी एक साइकिल का जो टाइम है इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ ऑर्बिट्स रेडियस। तो बाद में इसके ऊपर फॉर्मूला क्या बनाया गया? बोला गया कि टी स्क्वायर एक कांस्टेंट होगा, उसको आर क्यूब बोलेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले इसमें ये इस्तेमाल होता है कि मान लो टी1 स्क्वायर होगा के r1 स्क्वायर, r1 क्यूब, और मान लो कोई दूसरा टाइम है t2, तो t2 स्क्वायर क्या होगा? के r2 क्यूब। तो लोग कहते हैं कि दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा t1/t2 का स्क्वायर, r1/r2 का क्यूब। नहीं समझे? मान लो कोई प्लेनेट है, किसी, मान लो अर्थ के लिए आपने ये फॉर्मूला लगाया, और मार्स के लिए आपने ये फॉर्मूला लगाया। अर्थ के लिए ये फॉर्मूला है, मार्स के लिए ये फॉर्मूला। तो अर्थ वाले का टाइम का रेशियो, मार्स वाले का टाइम का रेशियो का स्क्वायर उन दोनों के मेजर एक्सिस के क्यूब के रेशियो के बराबर होगा।